नमस्कार, फास्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट की कुछ बड़ी खबरों के साथ। उदयपुर के बाद में अब मुख्यमंत्री का मिशन वागड़ शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री गहलोत कल बांसवाड़ा जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। चुनाव को लेकर सीएम का बांसवाड़ा दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। त्रिपुरा सुंदरी गेस्ट परिसर में हर विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लिया जाएगा। वहीं सीएम गहलोत 100 कार्यकर्ताओं से मुखातिब भी होंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सभी विधानसभा के लोगों से रूबरू होंगे और साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ लेंगे। सभी से फीडबैक भी लिया जाएगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो पार्टी की स्थिति का हाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानेंगे और साथ ही में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल अब देखा जा सकता है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मौजूद रहने वाले हैं और इसी तरह से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरे करते आ रहे हैं। तो वहीं उदयपुर के बाद में अब मुख्यमंत्री का मिशन शुरू हो चुका है। ऐसे में लगातार अब बैक टू बैक दौरे, मैराथन दौरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते नजर आएंगे और बांसवाड़ा जिले के दौरे पर चुनाव को लेकर एक अहम महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। त्रिपुरा सुंदरी गेस्ट हाउस में हर विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक सबसे पहले मुख्यमंत्री लेंगे। तो सीएम गहलोत 100 कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे, क्योंकि जिस तरह से देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में जनसंपर्क हो, जनसंवाद हो। ऐसे में कार्यकर्ताओं से जब सीधा संवाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते नजर आएंगे तो इसका भी सीधा प्रभाव आगामी चुनाव पर पड़ता हुआ जाहिर तौर पर नजर आएगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सभी विधानसभा के लोगों से रूबरू मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे और साथ ही सरकार की योजनाओं का सभी से फीडबैक लेंगे। राजनीतिक दृष्टि से भी पार्टी की स्थिति का हाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानने का प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा सकता है और न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि आम जनता में भी, क्योंकि जब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तरह से दौरे पर जाते हैं तो आम जनता से बातचीत जरूर करते हैं, उनके बीच जाकर के उनकी समस्याओं को जरूर सुनते हैं। ऐसे में देखिए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इस दौरे में साथ में मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर में हैं और आज भी जारी रहेगा प्रमुख नेताओं से मिलने का दौर। कांग्रेस वॉर रूम में मुलाकातों का ये दौर चलेगा और साथ ही फीडबैक भी लिया जाएगा। हालांकि 2 सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन और वीरेंद्र राठौड़ दिल्ली लौट चुके हैं। ऐसे में सह प्रभारी अमृता धवन फिलहाल जयपुर में मौजूद है। धवन का आज भी शाम तक दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन रहा है। पर देखिए जिस तरह से सुखजिंदर सिंह रंधावा अभी मौजूद है जयपुर के अंदर, तो साथी के अंदर वो पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। विधायकों से भी उन्होंने कुछ दिन पहले मुलाकात की थी और फीडबैक लिया गया था, क्योंकि देखिए समझा जा सकता है कि आगामी चुनाव जैसे जैसे राजस्थान में नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टी सतर्क होती जा रही है। और जब जब सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर के दौरे पर आते हैं वो मीटिंग तो लेते ही हैं, फीडबैक तो लेते ही हैं और साथ में देखिए दौरे करते भी नजर आते हैं। और आज भी इसी तरह से प्रमुख नेताओं से मिलने का दौर सुखजिंदर सिंह रंधावा का जारी रहने वाला है। कांग्रेस वॉर रूम में मुलाकातों का और फीडबैक का दौर इसी तरह से जारी रहेगा। हालांकि 2 सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन और वीरेंद्र राठौड़ वापस से दिल्ली लौट चुके हैं और सह प्रभारी अमृता धवन फिलहाल जयपुर में ही मौजूद है। धवन का आज शाम तक दिल्ली लौट जाने का कार्यक्रम है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जब लगातार दौरे करेंगे, बातचीत करेंगे तो सीधा फीडबैक की जो रिपोर्ट है वो दिल्ली जाकर के आला कमान को जरूर सौंपेंगे। भाजपा में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी 23 जून को 10 लाख बूथों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते नजर आएंगे। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां, आगामी योजनाओं की जानकारी देंगे और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के मिशन 2024 को लेकर भी आगाज कर देंगे। 25 से 30 जून तक भाजपा का देश भर में चलेगा महाजनसंपर्क अभियान और ऐसे में देखिए महाजनसंपर्क अभियान लोकसभा चुनाव से पहले है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का फायदा मिलना संभव है। विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जुटी हुई है। ऐसे में इसी को लेकर बीजेपी ने भी सभी लोकसभा सीटों को बांटा है 4 क्लस्टर में। इसमें मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में का सौंपा जो जिम्मा है, जो उपलब्धियां हासिल हुई है मोदी सरकार के अंदर वो सभी बताई जाएगी और साथ ही में प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं को भी
कई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। ऐसे में वसुंधरा राजे को झारखंड की 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं डॉक्टर सतीश पूनिया को उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि देखिए, समझा जा सकता है कि जिस तरह से अलग अलग राज्यों के अंदर चुनाव की दौड़ शुरू हो जाएंगे, तैयारियां शुरू हो जाएगी, ऐसे के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से अलग अलग विभागों के अनुसार जो है बांट दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 23 जून को 10 लाख बूथों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़ी सभा को कह सकते हैं कि संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री मोदी जुड़ेंगे। ऐसे में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां, आगामी योजनाओं की जानकारी भी देंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के मिशन 2024 को लेकर आगाज कर देंगे, क्योंकि 25 से 30 जून तक भाजपा का देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलने वाला है। और देखिए, समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जब ये महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत होगी तो इसका सीधा फायदा चुनाव में जरूर मिलेगा। बात की जाए, देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का फायदा मिलने वाला है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में इन सभी फायदों को लेने के जुगत में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और इसी को लेकर बीजेपी ने सभी लोकसभा सीटों को बांट दिया है 4 क्लस्टर में और इसमें मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं को भी लोकसभा वार जिम्मेदारी सौंपी गई है और वसुंधरा राजे को झारखंड की 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं डॉक्टर सतीश पूनिया की अगर बात की जाए तो उनको उत्तर प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों का जिम्मा सौंपा गया है। वर्ष 2047 तक की जरूरत के अनुसार बनेगा मास्टर प्लान, यानी कि जयपुर शहर का बनाया जाएगा नया मास्टर प्लान। मौजूदा मास्टर प्लान वर्ष 2025 तक के लिए स्वीकृत है। ऐसे में नया मास्टर प्लान बनाने के लिए स्वीकृत राशि की गई है। जेडीए की पीडब्ल्यूडी की बैठक में 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, टाइगर सफारी में विकास कार्य होंगे और विकास कार्य कराने के लिए 7.56 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बैठक में नगर निगम क्षेत्र आदर्श नगर, सेठी कॉलोनी, जवाहर नगर में सड़क नवीनीकरण हेतु 6.98 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं रिंग रोड के पीएपी क्षेत्र, फागी रोड, मुहाना रोड जंक्शन नवीनीकरण के लिए 2.50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यानी कि जो मास्टर प्लान है अब एक वो फिर से तैयार होगा, उसके लिए जो देखिए धनराशि है उसको स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्ष 2047 तक की जरूरत के अनुसार अब ये मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, क्योंकि देखिए जो मौजूदा मास्टर प्लान है वो 2025 तक के लिए है। जयपुर शहर का नया मास्टर प्लान अब बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि मौजूदा मास्टर प्लान 2025 तक स्वीकृत था, अब वो खत्म हो जाएगा। यानी कि नए मास्टर प्लान के तहत अब क्या क्या नई चीजें देखने को मिलेगी और कितनी राशि इसके लिए स्वीकृत हुई है उसकी जानकारी आपको देते हैं। नया मास्टर प्लान बनाने के लिए स्वीकृत राशि है 10 करोड़ रुपए। ऐसे में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात की जाए, टाइगर सफारी में भी विकास कार्य होंगे और विकास कार्य कराने के लिए जो धनराशि स्वीकृत की गई है वो है 7.56 करोड़ रुपए। बैठक में नगर निगम क्षेत्र, आदर्श नगर, सेठी कॉलोनी, जवाहर नगर में सड़क नवीनीकरण हेतु 6.98 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं देखिए रिंग रोड के पैप क्षेत्र, फागी रोड, मुहाना रोड से जंक्शन नवीनीकरण की अगर बात की जाए तो 2.50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वसुंधरा राजे धार्मिक यात्रा पर है। वसुंधरा राजे कल सुबह ऋषिकेश पहुंचेंगे और वहां से स्वामी श्री चिदानंद स्वामी महाराज की कथा में और वहां पर पूजा करती हुई भी नजर आएंगे। तो वहीं देखिए राजे कल सुबह दिल्ली से देहरादून जाएगी और देहरादून से सड़क मार्ग द्वारा ऋषिकेश पहुंचेंगी। राज्य का देर रात वापस दिल्ली लौटने का भी कार्यक्रम है। तो वहीं वसुंधरा राजे 13 जून को झारखंड जाने वाली है और बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना के बाद में जनसभा को संबोधित करेंगी। केंद्रीय प्रवास योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने का भी वसुंधरा राजे का कार्यक्रम है। और देखिए अगले 2 से 3 दिन वसुंधरा राजे का क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है, किस तरह से धार्मिक यात्रा पर वसुंधरा राजे निकलने वाली है, उसको लेकर तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह से कल सुबह सबसे पहले वसुंधरा राजे ऋषिकेश पहुंचेंगी, जहां पर स्वामी श्री चिदानंद स्वामी महाराज की कथा में और पूजा अर्चना में शामिल रहने वाली है। उसके बाद में राज्य कल सुबह दिल्ली से देहरादून जाएंगी और देहरादून से सड़क मार्ग के द्वारा ऋषिकेश पहुंच जाएंगी। राज्य का कल देर रात वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है और दिल्ली लौटने के बाद वसुंधरा राजे 13 जून को झारखंड जाने वाली है। और देखिए झारखंड जाने के बाद बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना वसुंधरा राजे वहां पर करेंगी और उसके बाद में देखिए खास बात उनके जो दौरे की रहने वाली है
वो ये है कि वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी वसुंधरा राजे करती हुई नजर आएंगी। यानी कि इसको कहीं ना कहीं एक चुनावी दौरा भी कहा जा सकता है धार्मिक के साथ साथ, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगी, ऐसे में तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। केंद्रीय प्रवास योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने का भी वसुंधरा राजे का कार्यक्रम है। प्रदेश में बढ़ेंगे अब सार्वजनिक परिवहन के विकल्प। 19 साल बाद प्रदेश में नए उपनगरीय मार्गों को मंजूरी मिलने वाली है और प्रदेश में अब देखिए सार्वजनिक परिवहन के विकल्प बढ़ने वाले हैं। परिवहन विभाग नए उपनगरीय मार्गों को मंजूरी देगा, यानी कि परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं और साथ ही उपनगरीय मार्गों के विद्युतीकरण के प्रस्ताव भेजने के ये निर्देश जारी किए गए हैं। नए मार्गों को शुरू करने के लिए भी सभी आरटीओ से प्रस्ताव मांगे गए हैं और साथ ही में 3 दिन में सभी आरटीओ को ये प्रस्ताव भेजने होंगे। 2004 में आखिरी बार हुआ था उपनगरीय मार्गों का निर्धारण। ऐसे के अंदर देखिए समझा जा सकता है कि एक बार फिर से अब प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के विकल्प बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 19 साल बाद प्रदेश में एक नए उपनगरीय मार्गों को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके देखिए लंबे समय से कार्य किया जा रहा था। इसके ऊपर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के विकल्प अब इससे बढ़ने वाले हैं। परिवहन विभाग नए उपनगरीय मार्गों की मंजूरी देगा। ऐसे में परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ को निर्देश दे दिए हैं कि उपनगरीय मार्गों के विद्युतीकरण के प्रस्ताव भेजे जाएं और साथ ही के अंदर नए मार्गों की शुरुआत करने के लिए भी सभी आरटीओ से प्रस्ताव मांगा गया है और साथ ही साथ देखिए प्रस्ताव के लिए 3 दिन का समय भी सभी आरटीओ को दिया गया है, यानी कि सभी आरटीओ को 3 दिन के अंदर प्रस्ताव भेजने होंगे। इससे पहले कि अगर देखिए आपको जानकारी दे तो 2004 में आखिरी बार उपनगरीय मार्गों का निर्धारण हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को लेकर सरकार अब गंभीर नजर आ रही है। एआई से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए नए नियम बनेंगे। करीब 85 करोड़ भारतीय करते हैं इंटरनेट का उपयोग और देश के डिजिटल नागरिकों को इसका नुकसान सरकार बिल्कुल नहीं होने देगी। साइबर स्पेस में सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का मिशन अब बन चुका है। मोदी सरकार की उपलब्धि बता रहे थे राजीव चंद्रशेखर। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है राजीव चंद्रशेखर, जिन्होंने इस जानकारी दी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इंटरनेट यूज बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार भी अब इसको लेकर गंभीर नजर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के अब कुछ नए नियम आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से एआई से होने वाले नुकसान को रोका जाएगा और उसके लिए अब सरकार कुछ नए नियम लेकर के आएगी। करीब 85 करोड़ भारतीय इंटरनेट का उपयोग करते हैं और देश के डिजिटल नागरिकों को नुकसान ऐसे में सरकार बिल्कुल नहीं होने देगी। साइबर स्पेस में सुरक्षा सुनिश्चित करना अब सरकार के एक तरह से मिशन बन चुका है। ऐसे में लगातार कार्य उसको लेकर किया जा रहा है। मोदी सरकार की उपलब्धियां जब राजीव चंद्रशेखर बता रहे थे, इसी दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है राजीव चंद्रशेखर और ऐसे में देखिए निगाहें टिकी हुई है कि क्या कुछ वो नए नियम आते हैं जिस पर लगातार हो रही इस ठगी के मामलों के ऊपर भी रोक लग पाती है। बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक हुई। शुक्रवार को हुई हाई लेवल बैठक में यात्रा से जुड़ी तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई। ऐसे में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, सुरक्षा बलों सहित गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्री ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर कड़े सुरक्षा इंतजाम के ये निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी अधिकारियों को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सहित श्रद्धालु के लिए सभी तरह के बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं और रात में भी यात्रियों को हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। देखिए पिछले साल की तस्वीर आपको जरूर याद होगी कि किस तरह से मौसम की वजह से कितना परेशानी का सामना वहां पे पहुंचे यात्रियों को करना पड़ा था। ऐसे के अंदर जब बाबा बर्फानी की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है तो सरकार अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है, क्योंकि उस वक्त देखिए ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ पिछले साल की तस्वीर अगर हम याद करें तो कई लोग इसमें फंस गए थे, कई लोगों की जान इसके अंदर चली गई थी। ऐसे के अंदर अब जब वापस से श्रद्धालु का टोला बाबा बर्फानी की यात्रा को निकलेगा, ऐसे के अंदर देखिए सरकार अब गंभीर नजर आ रही है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय में एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई। शुक्रवार को यह हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें यात्रा से जुड़ी तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई।
केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, सुरक्षा बलों सहित गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। क्योंकि देखिए 1 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने वाली है, यानी अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में गृह मंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं और अमरनाथ यात्रा मार्ग पर कड़े सुरक्षा इंतजाम करने के ये खास निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री शाह ने सभी अधिकारियों को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सहित श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह के बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं। और चलिए परिवहन विभाग से जुड़ी आपको खबर बता रहे हैं। निजी बस ऑपरेटरों की मांगों पर अब काम शुरू हो चुका है। प्रमुख सचिव परिवहन आनंद कुमार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। प्रमुख सचिव ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को ऑपरेटरों की मांग से अवगत करवाया। तो विधानसभा आम चुनावों में बस अधिग्रहित करने पर रीट परीक्षाओं के अनुसार उन्हें दिया जाएगा और बसों को डीजल, रात्रि विश्राम वाली जगह से जिला मुख्यालय तक देने की प्रमुख मांग इसके अंदर शामिल है। यानी कि देखिए समझा जा सकता है कि जिस तरह से इस मांग पर लगातार काम किया जा रहा है, उस मांग पत्र पर लगातार काम किया जा रहा है, एक नई खुशखबरी भी मिल सकती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि लगातार परिवहन विभाग से जुड़े आपको बता रहे हैं। निजी बस ऑपरेटरों की मांगों पर अब काम शुरू हो चुका है, यानी कि जल्द ही समझा जा सकता है कि उनके लिए एक खुशी भरा समाचार भी सामने आ सकता है। प्रमुख सचिव परिवहन आनंद कुमार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखा था और प्रमुख सचिव ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बस ऑपरेटरों की मांग से उस पत्र के द्वारा अवगत करवाया था। ऐसे में विधानसभा आम चुनाव में बस अधिग्रहित करने पर रीट परीक्षाओं के अनुसार उन्हें किराया दिया जाएगा और बसों के डीजल, रात्रि विश्राम वाली जगह से जिला मुख्यालय तक देने की प्रमुख मांग उस पत्र में शामिल थी। और अब इंतजार किया जा रहा है कि कब जो मांग है उस पर काम, क्योंकि शुरू हो चुका है, कब एक खुशी की खबर सामने आ पाए। महाराष्ट्र देखिए खबर है, जहां शिंदे गुट और बीजेपी में दरार के संकेत सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने 48 लोकसभा चुनाव घोषित किए थे प्रभारी। ऐसे में घोषणा के बाद से ही एकनाथ शिंदे के बेटे ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सांसद श्रीकांत शिंदे ने इस्तीफे की पेशकश की है और कहा है कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं, इस्तीफा चाहिए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे के अंदर देखिए महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी खेल पहले देखने को मिला था, ऐसा ही सियासी खेल अब एक बार फिर से शुरू हो चुका है। यानी कि साफ तौर पर समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत के अंदर अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि शिंदे गुट और बीजेपी में दरार के संकेत लगातार मिल रहे हैं। हाल ही की देखिए बात कर लीजिए, बीजेपी ने 48 लोकसभा चुनाव घोषित किए थे प्रभारी और घोषणा के बाद से ही एकनाथ शिंदे के बेटे ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। यानी कि देखिए दरार के साथ साथ में नाराजगी के संकेत जिस तरह से लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में सांसद श्रीकांत शिंदे ने इस्तीफे की पेशकश तो की ही, साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, इस्तीफा चाहिए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और देखिए जेपी नड्डा का पूरा फोकस अब आगामी चुनावों पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सांसदों के साथ में एक अहम मीटिंग हुई है, एक अहम बैठक हुई है। 15 जून को नड्डा बीजेपी सांसदों के साथ में एक बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15 जून को फीडबैक बोलेंगे। बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस बैठक में जुड़ेंगे। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। यानी कि देखिए समझा जा सकता है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कितनी ज्यादा फोकस्ड अब हो चुकी है आगामी चुनाव को लेकर के। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू की जा चुकी है। और देखिए जिस तरह से जेपी नड्डा का पूरा फोकस अब आगामी चुनाव पर है, ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सांसदों के साथ में एक प्रमुख बैठक होने जा रही है। जानकारी दे 15 जून को ये बैठक होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेपी नड्डा सभी के साथ में जुड़ेंगे। सभी सांसदों के साथ में मीटिंग की जाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15 जून को सभी सांसद जुड़ेंगे, जिनसे कि जेपी नड्डा फीडबैक लेंगे। और देखिए फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या होने वाली है लोकसभा चुनाव को लेकर, वो तस्वीरें भी इस मीटिंग के अंदर साफ हो जाएगी। बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़ेंगे। वहीं बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव पर पूरा फोकस रहेगा और विचार विमर्श किया जाएगा। फीडबैक के साथ साथ क्या कुछ वो जरूरी दिशा निर्देश होते हैं या फिर क्या कुछ जरूरी बदलाव होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देखा जाएगा।